हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। माय नेम इज प्रतीक नायक और आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आंसर राइटिंग के बारे में। इनफैक्ट आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस ऑन द अनअकैडमी प्लस साइट, जो वहाँ पे हमारे लाइव क्लासेस चलते हैं। वहाँ बहुत सारे लर्नर्स को एक क्वेरी रहती है कि सर आंसर राइटिंग को किस तरह से अप्रोच किया जाना चाहिए। तो मेरे मन में एक ख्याल आया है, लेट अस सी कि वी आर एबल टू कंटिन्यू विद दिस स्टाइल, जहां पे मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के जो मेंस के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के, उसके ऊपर एक एनालिसिस लेके आऊंगा। तो ऑलमोस्ट विल ट्राई टू कवर अप मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एंड विल ट्राई टू सी कि इसमें किस तरह से आंसर्स को जवाब दे पाते हैं। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी को ऑन द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस ऑन द अनअकैडमी प्लस साइड, अगर आपको पता होगा, जो हमारा पेड प्लेटफॉर्म है, जहां से हम लोग कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे टॉपर्स भी लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट दिस ईयर वी आल्सो गुड सिलेक्शंस एज वेल। मी एंड माय फेलो एजुकेटर्स, मेरे बहुत सारे साथी लोग हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज एज वेल। इनफैक्ट हम लोग की मेंस की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। यू कैन ज्वाइन फॉर द मेंस टेस्ट सीरीज एज वेल। यू कैन यूज दिस कोड वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। ये है मेरा कोड PN Live। दिस विल फेच यू 10% डिस्काउंट एज वेल। मेरा नाम प्रतीक नायक है, आप लोग मुझे पहचानते ही होंगे। इनफैक्ट आप हमको टेलीग्राम के ऊपर या कम्युनिटी के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मेरा पेज है जिसके थ्रू आपको मेरे क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप आज सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, टुडे 19th ऑफ अगस्त, ओके, दिस इज द लास्ट डे, मैं कहूँगा, क्योंकि आज रात के बाद फिर फीस बढ़ने वाली है। तो यू कैन टेक द मेन सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग दिस कोड PN Live एंड यू कैन सेव अप टू ₹10,000 एज वेल, है ना। तो आप जरूर से प्लान करिए सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8585858585। माई टीम विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट एज वेल। खैर, आपको बहुत ही फायदा होगा। इनफैक्ट यू विल सी दैट हम लोग आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं। देयर आर 20 बुकलेट्स विच आर अवेलेबल एज ऑफ नाउ, एंड इफ यू टेक दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ओके, जो हमारा बहुत ही कोर कंपोनेंट है अनअकैडमी की तरफ से, उसमें आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाई जाएगी। आइकॉनिक में आपको एक मेंटर दिए जाते हैं। ये मेंटर आपको हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन थ्रू आउट द जर्नी ऑफ यूपीएससी एज वेल। बाकी हमारी बैचेस शुरू हो रही है, आप बैचेस के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू गॉट एनी क्वेरी रिगार्डिंग द लोन प्रोसेस, अगर आपको EMI के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी ले सकते हैं। यू कैन कॉल ऑन दी नंबर, द टीम विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट एंड दे विल एक्चुअली सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन एज वेल। बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना चाहते हो, पर अगर आप खाली एक टेस्ट देना चाहते हो जस्ट टू सी वेर योर रैंकिंग्स आर, और आप कहाँ पे तैयारी के ऊपर हो, तो यू कैन एवरी संडे अपीयर फॉर द कॉम्बैट एग्जामिनेशन। ये कॉम्बैट लाइव टेस्ट होता है। 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। विद इन दिस 60 मिनट 60 क्वेश्चन इफ यू विल सॉल्व, अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए तो यू विल गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम द अनअकैडमी एज वेल। तो काफ़ी फायदे कारक है, आप इसको भी ज्वाइन करिए। बाकी अगर आप इस साल की मेंस के एग्जाम दे रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन के अंदर आके मेंस की टेस्ट सीरीज को लिखिए। ये दिल्ली, जयपुर और लखनऊ 3 सेंटर्स के अंदर हम लोग ले रहे हैं, और 22, 24, 25, 22, 23, 24, 25, मतलब ये 4 तारीख को ये GS 1-2 के स्लॉट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो यू कैन अपीयर फॉर द लाइव टेस्ट एज वेल। मॉक टेस्ट आपको बहुत ही अनुभव कराएगा और एक फीड देगा कि व्हाट इज द रियल लाइफ सिचुएशन जहाँ पे आप इसको टैकल कर सकते हैं। अदर देन दिस, इफ यू कैन टेक 2 years और अबाउ सब्सक्रिप्शन, अगर आपसे एग्जाम नहीं क्लियर हो रही है तो वी विल अश्योर दैट आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा 1 साल का फ्री में, सर, ठीक है। तो ये भी एक हमारी तरफ से एक एफर्ट्स है आपके लिए। हमारे ऑप्शनल कोर्सेज शुरू हो गए हैं। मेरे ऑप्शनल के क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ विद माय ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके। इसके सिवाय अगर आपका कोई और विषय भी ऑप्शनल में है तो आप जरूर से जुड़िए। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमेशा ये कोड को यूज करेगा PN Live, यू विल गेट 10% ऑफ एज वेल। खैर, हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं, दैट इज दी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ओके, है ना। तो हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का मतलब ये है कि मैं खुद लिखूंगा। आई विल पर्सनली राइट दी टॉपिक्स जिसके थ्रू हमको आंसर करना है, सर, ठीक है ना। तो मैं भी आपके साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स बताने की भी कोशिश करूंगा कि विच पॉइंट्स हैज टू बी आंसर्ड, विच पॉइंट्स कैन बी नेगेटेड बाय राइटिंग अ गुड आंसर, है ना। अच्छे आंसर लिखते समय कौन से पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं, कौन से पॉइंट्स को हम लोग बेसिकली फेवर में लिख सकते हैं,
कौन से टॉपिक को हम लोग हटा भी सकते हैं सर, ठीक है। सो विल ट्राई टू डू दैट एज वेल, हम उसको भी ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। खैर चलते हैं आगे और हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के PYQs के ऊपर से सर, ठीक है। अब हमेशा देखिएगा कि आपको सिलेबस ध्यान में रहना चाहिए। इफ यू आर एबल टू सी द सिलेबस, सिलेबस के बेसिस के ऊपर से आप अच्छी तरह से आंसर राइटिंग को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में से अगर आप मुख्य परीक्षा के अंदर देखोगे ना, मेंस एग्जामिनेशन के अंदर से, तो यू विल फाइंड कि द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। हमेशा याद रखिएगा कि प्राचीन भारत के अंदर और मध्यकालीन भारत के अंदर आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। पॉलिटिकल हिस्ट्री जो पूछी जाती है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आती है, मतलब जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ब्रिटिश पर्सपेक्टिव है सर, ठीक है। तो आपके सिलेबस के अंदर भी यूपीएससी ने टॉपिक डाला हुआ है, इंडियन कल्चर, सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अगर आप समझने की कोशिश करोगे, दिस इज द पॉइंट नंबर 1 जिसके ऊपर हम लोग आज के क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट ओनली, जहां मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संस्कृति के आधारित किस किस प्रकार के सवाल आए हैं, उसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है, which are the keywords that you need to take into consideration, and eventually we'll also try to see कि how a good answer can be formed as well sir, ठीक है ना। तो हम इन सब बेसिस के ऊपर चर्चा करेंगे, we'll try to discuss it out something like this, ठीक है ना, getting my point, okay। तो let us start the session and let us see कि सवाल किस किस तरह से आए हैं, उसको किस तरह से अप्रोच किए जा सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सर, ठीक है, भारतीय संस्कृति के आधार से। सो व्हाट विल डू कि पूरा का पूरा जो एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट और मिडिवल इंडिया, उसके पर्सपेक्टिव में जाएंगे। मतलब स्टोन एज से सवाल कल्चर से कैसे बनते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन कैसे बन चुके हैं, वैदिक एज से आए हैं कि नहीं आए, वो भी देख लेंगे सर, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि PYQ को सिलेबस आधारित डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिलेबस में ये आपके जो भी टॉपिक्स जहां जहां से पूछे गए हैं, अगर प्रीवियस के क्वेश्चन स्टोन एज से आए हैं तो कैसे आए हैं, अगर प्रीवियस के क्वेश्चन इंडस सिविलाइजेशन से आए हैं तो कैसे आए हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन अगर बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर से आया है तो क्या बुद्धा की टीचिंग्स पूछी गई है या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पूछा गया है। क्योंकि देखो सिलेबस के अंदर एक चीज बहुत क्लियर कट लिखा गया है, वो है इंडियन कल्चर एंड द सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। मतलब आप समझने की कोशिश करोगे तो जो क्वेश्चंस बनेंगे मेंस के अंदर वो इसी के ही इर्द गिर्द बनेंगे, समझ में आया। तो आपको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाने की जरूरत नहीं होगी एंशिएंट मिडिवल के अंदर। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप समझोगे तो उसमें आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे डाला गया है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डाला गया है। देन यू विल फाइंड कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर आपको उसने स्पेसिफिकली डिटेल में दिया गया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर यू विल फाइंड की टॉपिक दिया गया है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इवन वर्ल्ड हिस्ट्री हैज बीन गिवन इन द मेंस एग्जामिनेशन एज वेल सर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज जो हमारा सेशन है वो एंशिएंट इंडिया सेंट्रिक रहेगा, और एंशिएंट इंडिया में भी विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस, जहां मोटे मोटे तौर के ऊपर किस किस टॉपिक्स को आप लिख सकते हो, कौन से पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो और कौन से को नहीं कर सकते हैं, उन सब का हम लोग हैंड्स ऑन अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। सो विल ट्राई टू डू हैंड्स ऑन अप्रोच काइंड ऑफ अ थिंग। एंड फ्रॉम द टू टॉपिक्स कौन से है, पहला है स्टोन एज के ऊपर से सवाल कौन से आए हैं, आर्ट एंड कल्चर सेंट्रिक। इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर से सवाल कौन से आए हैं, और समय मिलता है तो मैं आगे भी जाऊंगा सर, ठीक है ना। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एक सीरीज के रूप में इसको चलाए। विल ट्राई टू टेक इट इन द फॉर्म ऑफ सीरीज सो दैट इट्स बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। खैर चलते हैं आज के पहले टॉपिक के ऊपर, पहले सवाल के ऊपर। 2015 के अंदर मीसोलिथिक पीरियड से आया था सवाल सर, ठीक है। अब मीसोलिथिक कौन सा है, स्टोन एज का पीरियड है, आपको भी पता है, इट्स पार्ट ऑफ द स्टोन एज है ना। तो हम लोग इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे कि मीसोलिथिक पीरियड से सवाल पूछा गया उसको कैसे इनफैक्ट है ना आंसर किया जा सकता है। सो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू यू गाइस इज दैट कि द मीसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। सवाल देखिएगा पहले, उसके बाद उसका आंसर करेंगे। सवाल क्या है, द मीसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल लाइफ ऑफ द टाइम्स बट ऑल्सो अ फाइन एस्थेटिक सेंस कंपेरेबल टू मॉडर्न पेंटिंग्स। ये मॉडर्न है सर, ठीक है ना, कंपेरेबल टू मॉडर्न पेंटिंग्स, क्रिटिकली इवेल्युएट दिस कमेंट्स, है ना, समझे कि नहीं समझे। अब सबसे पहले आंसर राइटिंग का सबसे जो कोर पार्ट आता है वो है दैट इज नोन एज दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्या है सर, है ना, समझ में आया कि नहीं है आपको। हमको ये समझना है कि प्रश्न की मांग क्या कही गई है सर, है ना। इसके अंदर कौन से टॉपिक्स को कवर करना है वो तो मैटर करेगा ही, पर क्वेश्चन की मांग क्या है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, किसके कंटेक्स्ट में हमको लिखना है सर, ठीक है।
तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट दैट इज ओवर हियर सर, ठीक है। और स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल लाइफ बट ऑल्सो द फाइन एस्थेटिक कंपेयर टू बी मॉडर्न पेंटिंग्स। ओके, तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से इज दैट कि आपको मेसोलिथिक आर्ट के बारे में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि मेसोलिथिक आर्ट जो है ये उस पीरियड की कल्चरल लाइफ को कैसे दर्शा रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, पहली डिमांड ये है, आप समझने की कोशिश करिए। आप में से ज्यादातर लर्नर्स या स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है, इतने मेरा जो ब्रीफ एक्सपीरियंस रहा है उससे ही मैं बोल रहा हूं कि लोग प्रश्न पढ़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो आर्किटेक्चर का सवाल है। नहीं, ये आर्किटेक्चर का नहीं है, क्योंकि मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब है कि मेसोलिथिक केव्स जो थी उस पीरियड के अंदर, भीमबेटका की है, लखुदियार की है, जोगीमड़ा की है, आदमगढ़ के अंदर आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। वहां पे जो पेंटिंग्स मिल रहा है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, उसकी कल्चर लाइफ को दर्शाना है। उसके साथ साथ आपको यह बताना है कि ये एस्थेटिकली मॉडर्न पेंटिंग्स के साथ कैसे मैच करता है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। क्या ये मॉडर्न पेंटिंग्स को रेप्लिकेट करता है, आधुनिक पेंटिंग्स को सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो दैट इज द सेकंड डिमांड। ये स्टेटमेंट को आपको बता के, ये कंपेयर करके, ये एग्जामिन करना है, इसको इवेल्युएट करना है कि क्या ये सही है कि गलत है सर, ठीक है। क्या आपको लगता है कि मेसोलिथिक पीरियड की समय की जो पेंटिंग्स थी वो आधुनिक चित्रकला के बराबर है? ये सवाल की मांग है। दिस इज एक्चुअली द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब आप समझने की कोशिश करिए एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट। मैं आपको कहूंगा कि अगर मुझे लिखना हो तो मैं किस तरह से शुरू करूंगा इसको सर, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग फॉर्मेटाइज करते हैं आंसर्स को। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो कोई भी विद्यार्थी होगा, कोई भी शिक्षक होगा, वो फॉर्मेटाइज करेगा। फॉर्मेटाइज का मतलब है कि चीजों को फॉर्मेट के अंदर हम लोग डिवाइड कर दे, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू डिवाइड इट द आंसर सर, ठीक है। अब सामान्य रूप से हम लोग जब फॉर्मेटाइजेशन करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन करें, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बॉडी के लिखेंगे और उसके बाद कंक्लूजन में लिखेंगे, राइट सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो हम भी इसको चलो फॉर्मेटाइज कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग इंट्रोडक्शन का दे देते हैं। लेट अस ट्राई टू फॉर्मेटाइज द आंसर सर, ठीक है। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गई है कि ये कहना क्या चाहता है सर, ठीक है। द डिमांड इज ऑलरेडी क्लियर कि व्हाट यूपीएससी हैज बीन आस्किंग सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रो के बाद आप सेकंड इसका जो फॉर्मेटाइजेशन करेंगे आप बॉडी के पर्सपेक्टिव से करोगे कि भाई इसमें जो मेन मसाला पूछा गया है वो कैसे लिखेंगे, और फाइनली ओपिनियन देना है, क्रिटिकली इवेल्युएट अबाउट द स्टेटमेंट सर, ठीक है। तो कंक्लूजन के अंदर आप कमेंट करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है सर, ठीक है। सो इन द कंक्लूजन यू विल बी कमेंटिंग कि इज दिस करेक्टली एट्रीब्यूटेड और इनकरेक्टली एट्रीब्यूटेड सर, ठीक है ना। तो हम पहले इसका इस प्रकार के सवाल जब लिखने होंगे तो अगर मैं होता तो मैं इंट्रोडक्शन लिखने की शुरुआत करता। मैं लिखता इंट्रोडक्शन के अंदर, क्या लिखता आप मुझे पूछोगे तो मैं बताता, मैं लिखता कि मेसोलिथिक पीरियड कहां से कहां बिलोंग करता है सर, ठीक है। और मैं इंट्रोडक्शन के अंदर बताता कि द मेसोलिथिक पीरियड रेंजेस फ्रॉम टू 10,000 BC, अराउंड 10,000 BC एंड इट गोज अप टिल 4,000 BC। इनफैक्ट है ना, 10,000 BC के इर्द गिर्द के आजू बाजू की कहानी को मैं हाईलाइट करता, उसके टाइम पीरियड को, और मैं कहता कि इस पीरियड के समय पे बहुत सारा नेचुरल रॉक कट केव्स हमको मिल रखी है सर। नेचुरल रॉक कट आर्किटेक्चर की केव्स मिल चुकी है, और इस बेसिस के रूप में जब इसका स्टडी किया जाता है सर, है ना, मैं क्या कहूंगा कि इस पीरियड में जब हमको नेचुरल रॉक कट आर्किटेक्चर की केव्स जो मिली है इसका स्टडी किया जाता है तो वहां से हमको बहुत सारे पेंटिंग्स मिल चुके हैं, और ये पेंटिंग्स का स्टडी करने के ऊपर से हमको इनकी कल्चरल लाइफ के बारे में पता चलता है सर। समझ में आया कि नहीं है आपको सर, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन दैट आई विल बी फॉर्मिंग इन दिस फॉर्मेट अराउंड, मैं ट्राई करूंगा कि ये 20 शब्दों के अंदर इसको मोल्ड कर दूं सर। 20 शब्दों में इसके लिए, क्योंकि अगर मैं थोड़ा ज्यादा खींच दूंगा तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मैं वर्ड लिमिट एक्सीड कर दूंगा सर, ठीक है। और वर्ड लिमिट एक्सीड करने से अल्टीमेटली नुकसान मेरा ही है, आप सबका तो होगा नहीं सर, ठीक है। क्योंकि एक विद्यार्थी के रूप में जब मैं चीजों को देखता हूं तो डेफिनेटली मुझे लगेगा कि नहीं ये मेरे से नुकसान में जा रहा है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके है ना, समझे। मैं ये नेचुरल रॉक कट आर्किटेक्चर की शायद लोकेशंस भी मैं शायद आइडेंटिफाई कर दूंगा सर, ठीक है। और हो सकता है
तो भारत के अंदर मीसोलिथिक पीरियड का एक छोटा सा नक्शा भी बना दूंगा अपने आंसर के अंदर सर, ठीक है। ये भी एक टेक्निक होती है दोस्तों सर, है ना। दिस इज ऑल्सो टेक्निक टू रिप्रेजेंट व्हाट यू नो इन अ ग्राफिकल वे। इनफैक्ट जनरल स्टडीज के अंदर ज्यादातर प्रश्नों के अंदर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, नंबर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलेंगे। काफी लोगों को इस प्रकार की एक गलतफहमी रहती है कि भाई इस प्रकार के सवालों को अगर आपको ग्राफिकल वे के अंदर रिप्रेजेंट करोगे तो नंबर काट दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, यूपीएससी विल गिव यू मार्क्स, ओके। तो मैं तो शायद लिख दूंगा कि यहाँ भीमबेटका करके एक जगह है जहां पे भीमबेटका के अंदर वी कम टू नो अबाउट द मेसोलिथिक द रॉक कट केव्स, और उसी के अंदर हमको पेंटिंग्स भी मिले हैं सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। अब इसमें बेसिकली व्हाट आई विल डू कि मैं पहला पार्ट बना दूंगा कि what kind of cultural life is reflected into the paintings of the Mesolithic art सर, है ना। Mesolithic rock cut art के अंदर हमको किस किस प्रकार की कल्चरल लाइफ मिलती है। तो मैं ये पेंटिंग्स की थीम को बताऊंगा सर, ठीक है। ये पेंटिंग्स की थीम को बताऊंगा, पेंटिंग्स के अंदर किस किस प्रकार के कलर आइडेंटिफाई किए गए वो बताऊंगा, इस पीरियड के अंदर सोसाइटी के अंदर किस किस प्रकार की थीम है वो बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप भीमबेटका के पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं तो आई वुड राइट समथिंग लाइक दैट। इसके अंदर से मैं लिखूंगा कि द मीसोलिथिक पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट द सोशल कंडीशंस एंड द सोशियो कल्चरल लाइफ बिलोंगिंग टू द पीपल लिविंग इन द भीमबेटका केव्स। दिस कल्चरल लाइफ इंक्लूड्स सम काइंड ऑफ डांसिंग सीन्स, so hence we come to know about the dances being performed by the society. The dancing scenes also included the men and the women both dancing. This thing shows कि the women were allowed to dance, so there was gender balance as well, sir, ठीक है। We also see some kind of community scenes as well, where a group of people is also dancing, and this thing shows कि society के अंदर community का जो development होना शुरू हो गया था, क्योंकि cultural life पूछी गई है आपको। आप समझिए कि तो कल्चरल लाइफ पूछा गया है तो इसके सेंट्रिक ही मुझे लिखना पड़ेगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। मैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हंटिंग सीन्स हमको मिलेंगे थे, और ये हंटिंग से हमको पता चलता है कि बिकॉज इट वाज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड द नियोलिथिक पीरियड, तो हंटिंग एंड गैदरिंग वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एट दैट टाइम। आपको भी पता है कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी सर, ठीक है। हंटिंग गैदरिंग उस टाइम पे होता था कि नहीं होता था सर, ठीक है। तो मैं उसको भी हाईलाइट कर दूंगा। आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, you try to understand कि how I'm trying to link up the topics interrelated to the things I know that sir, ठीक है, getting my point, okay। तो इस तरह से मैं लिखूंगा। इसके अंदर से मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि इसमें हमको कुकिंग सीन्स देखने को मिलते हैं, खाना पकाने के हमको चित्र मिल गए हैं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो वी हैव गॉट अ वैरायटी ऑफ थीम। ये थीम को मैं कल्चरल लाइफ के साथ जोड़ूंगा सर, ठीक है। कहने की बात यह है कि मैं ये 2-4 प्रकार के एग्जाम्पल देके उसको इलोबरेट करने की कोशिश करूंगा कि भीमबेटका के साथ साथ एक लोकेशन अगर आपको बतानी है तो आप आदमगढ़ बता सकते हो मध्य प्रदेश के अंदर सर, ठीक है। आप लखुदियार बता सकते हो, लखुदियार इज इन द रीजन ऑफ वी कैन से दी उत्तराखंड, पर वो मीसोलिथिक पीरियड की नहीं है तो इसको चलो हटा देते हैं, लखुदियार छोड़ दीजिए। पर आदमगढ़ भीमबेटका वाले रीजन्स को अगर आप हाईलाइट करके लिखोगे तो दिक्कत नहीं होगी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। आप ये पेंटिंग के प्रकार को बताएंगे सर, है ना, कि इस पीरियड में जो पेंटिंग्स बनते थे इसे पेट्रोग्लिफ के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो आप लिखोगे कि यहाँ जो रॉक कट आर्किटेक्चर जो गुफाएं थी सर, है ना, इसमें पेट्रोग्लिफ प्रकार के हमको पेंटिंग देखने को मिलते हैं सर, ठीक है। एंड वी विल सी कि ये पेट्रोग्लिफ बेसिकली एक इंस्क्राइब्ड पेंटिंग का एक प्रकार था सर, है ना। ये उस प्रकार की एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दर्शाता है कल्चरल लाइफ के बेसिस के रूप में। मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। इसमें मैं कलर्स का उपयोग करूंगा, मैं हाईलाइट करूंगा कि विच काइंड ऑफ कलर्स वर एक्चुअली यूज्ड इन द मेसोलिथिक पेंटिंग्स, ओके, है ना। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं बताऊंगा यहाँ पे कि the study of the colors that were used actually shows the use of the red and the white color which were quite dominating as well, okay। And this thing shows कि the naturally occurring substance of hematite and we can say the white which is used from the चूना, उस टाइम पे लाइमस्टोन मिलता था, तो उस टाइम पे लोगों को लाइमस्टोन की भी नॉलेज हुआ करती थी सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इस तरह से व्हाट आई विल डू इज कि मैं पेंटिंग्स की सिग्निफिकेंस को बताऊंगा, उनकी कल्चरल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस प्रकार की चीजें थी,
वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं बताऊंगा कि इसमें लाइफ एंड डेथ की अलग अलग कहानियों को इन्होंने हाईलाइट किया था। दे हैड एक्चुअली highlighted the stories of the life and death, and we will also find some kind of Mesolithic burials into the rocket architecture सर, है ना। हमको आजू बाजू के अंदर कुछ कुछ बरियल्स के बारे में भी पता चलता है। इन सब के बेसिस के रूप में वी कम टू नो अबाउट द जेंडर डिवाइड, वी कम टू नो अबाउट द कुकिंग स्टाइल, वी कम टू नो अबाउट द कम्युनिटी लाइफ एज वेल सर, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए हैं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। और इस बेसिस के रूप में मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि मेसोलिथिक पीरियड के समय पे अलग अलग प्रकार की कल्चरल लाइफ हमको मिल जाती है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब ये स्टेटमेंट की डिमांड आप समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द स्टेटमेंट सर, ठीक है। मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर के तहत सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, जो आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ है उसकी कल्चरल लाइफ रिफ्लेक्ट करती है, यस करती है सर, ठीक है। अब आपको पूछा गया स्टेटमेंट में नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल लाइफ ऑफ द टाइम्स बट अ फाइन एस्थेटिक सेंस कंपेयर्ड टू मॉडर्न पेंटिंग्स। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको लिखना है कि क्या ये मॉडर्न पेंटिंग्स के साथ कंपेयर हो रहे थे सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब इसका सेकंड पैराग्राफ आएगा और इसका कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा, सुनिए दोस्तों मेरी बात सुनिए सर, ठीक है ना। व्हेन दिस सेकंड पैराग्राफ विल बी इन्वॉल्व, और या इसी को ही अगर आपको जब फाइनल पॉइंट के अंदर कंक्लूड करना होगा तो आप इसको कैसे करेंगे सर, ठीक है। हाउ विल बी डूइंग द कंक्लूजन पोर्शन सर, ठीक है। तो आप हाईलाइट करने की कोशिश करोगे कि ऑल्दो दी वेराइटी ऑफ द कल्चरल लाइफ इज डिपिक्टेड इन द मेसोलिथिक आर्ट फॉर्म सर। सुनिए मेरी बात, क्या लिख सकते हो आप इसके अंदर से, लिख सकते हो कि ऑल्दो द वेराइटी ऑफ आर्ट फॉर्म सर, है ना, बहुत सारे वेराइटी ऑफ कल्चरल लाइफ कैन बी डिपिक्टेड सर, ठीक है। वेराइटी ऑफ कल्चरल लाइफ कैन बी डिपिक्टेड सर, ठीक है। आप अलग अलग प्रकार की कल्चरल लाइफ को डिपिक्ट करते हो, ये मेसोलिथिक आर्ट की खासियत है, इट्स अ फीचर ऑफ द मेसोलिथिक आर्ट सर, ठीक है। बट देन यू विल सी दैट द पेंटिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू द मॉडर्न पेंटिंग्स सर, ठीक है। द पेंटिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू द मॉडर्न पेंटिंग्स। उसके पीछे की कहानी क्यों है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। उसके पीछे की आप कहानी समझने की कोशिश करिए तो आप उसके बाद कंक्लूजन में डिफरेंशिएट करोगे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब ये क्यों डिफरेंशिएट करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो मैं कंक्लूजन के अंदर एक छोटा सा टेबल बना सकता हूं, या पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको कोट कर सकता हूं, या हो सकता है कि मैं ये भी बता सकता हूं कि भाई इनके बीच में काफी फर्क था सर, ठीक है। ये क्यों नहीं कर सकते उसके पीछे मैं बताऊंगा कि मॉडर्न पेंटिंग्स जो थे ये बेसिकली 3D पेंटिंग्स बनते थे। मॉडर्न पेंटिंग्स में कलर की एप्लीकेशन बहुत ही वैरायटी के साथ की जाती है सर। मॉडर्न पेंटिंग्स के अंदर हमको पता चलता है कि कलर्स की एप्लीकेशन के साथ साथ जो टेक्निक ऑफ मेकिंग कलर्स है वो भी बहुत अलग है सर, ठीक है। मॉडर्न पेंटिंग्स के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत सारा नैरेटिव आर्ट डेवलप होके आया है। नैरेटिव का मतलब है कि कहानियों के अंदर से चित्रकला का विकास हुआ है, स्टोरी के अंदर से पेंटिंग्स का डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है। ये सब कुछ चीजें आपको मेसोलिथिक पेंटिंग के अंदर सीधे सीधे तौर के ऊपर मिलती नहीं थी सर, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि कंपेयर्ड टू द मॉडर्न पेंटिंग्स द मेसोलिथिक पेंटिंग्स वर डेफिनेटली इन फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टिक लाइक पेंटिंग्स। अगर आपको पता होगा तो मेसोलिथिक के पेंटिंग्स कैसे थे, स्टिक लाइक थे। इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ स्टिक जैसी इमेज भी बना दूंगा सर, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि देखिए इस प्रकार के ह्यूमन इमेजेस बनते थे, समवॉट लाइक दैट, ओके ना। आप देखिए कि यूं आपको इस प्रकार की स्टिक लाइक पेंटिंग्स देखने को मिलेगी सर, ठीक है। सो इस प्रकार की स्टिक लाइक इमेजेस आपको मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो दिस इज द स्टिक लाइक इमेज ऑफ द मेसोलिथिक पेंटिंग, ओके। तो ये स्टिक लाइक पेंटिंग्स थी, इसमें एस्थेटिक सेंस का अभाव था सर, ठीक है ना। इट वॉज लैकिंग द एस्थेटिक सेंस, ये लैक करता था सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। इसके अंदर से ही मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, सुनिए मेरी बात, इसके अंदर से मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि इसमें कलर की एप्लीकेशन में लिमिटेशंस थी। हार्डली 2-4 कलर आपको मिलेंगे, वो भी नेचुरल कलर सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। और इसमें इमोशनल टच का अभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इमोशंस आपको मिलेंगे ही नहीं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। भारत की चित्रकला के अंदर कामासूत्र करके किताब लिखी गई है, आपको पता नहीं पर कितने लोगों ने पढ़ा है। कामासूत्र में वात्स्यायन शब्द दर्शन के बारे में बताया है। वात्स्यायन हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ शब्द दर्शन। उन्होंने कहा है कि एक चित्र के अंदर आपको 6 मुख्य सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड नो द प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग, लावण्यम,
यू विल फाइंड कि वर्णी का भंग, उन्होंने इमोशंस के बारे में बात की है, उन्होंने भाव के बारे में बात किया है। तो उन्होंने ये बताया है कि कोई भी चित्रकार हो सर, ठीक है, उसको शद दर्शन, तो हम कहेंगे कि इसमें शद दर्शन या शद अंग कहते हैं, नॉट शद दर्शन। उसमें हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे कि एंशिएंट इंडिया में शद अंग की बात की गई थी, द 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग सर, है ना, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग की बात की गई थी सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ये भी यहाँ पे अभाव था। आखिर में कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि नो डाउट मेसोलिथिक पेंटिंग्स इनफैक्ट एस्थेटिकली उतने ब्यूटीफुल नहीं थे जो आज के आधुनिक चित्रकला को हम कंपेयर कर सकते हैं, पर वो अपने टाइम में बहुत ही एडवांस थे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि नो डाउट दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू द मॉडर्न पेंटिंग्स। ऑब्वियस है यार, आज से करीबन 20,000 साल पुराने समय को आप कैसे 2022 के साथ कंपेयर कर सकते हो, या ये सवाल 2015 में पूछा गया था, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2015। यू कैन नॉट कंपेयर 10,000 BC और 20,000 BC टू 2015 ईयर्स सर, है ना। आज जो विकास हुआ है, आज जो टेक्निक्स अवेलेबल है, आज जो समय के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, वो सब चीजें कैसी होगी, ये यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड मैंगोज, है ना। एप्पल अपनी जगह ठीक है, मैंगो अपनी जगह ठीक है सर, है ना, सिंपल चीज है ना। आप कैसे दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो फाइनली कंक्लूजन में ये मैं लिखूंगा कि भले मिसोलिथिक पेंटिंग मॉडर्न पेंटिंग से कंपेयर नहीं, भले बैकवर्ड है, भले एस्थेटिकली उतने ब्यूटीफुल नहीं है, क्योंकि आपको पूछा गया क्रिटिकली इवेल्युएट दिस कमेंट। तो जब तक आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन नहीं बनाओगे सर, आंसर राइटिंग के अंदर ओपिनियन बनाना बहुत जरूरी होता है सर, ठीक है। आप में से ज्यादातर विद्यार्थियों के साथ ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि दे आर नॉट एबल टू फॉर्म अ कंफर्म ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक सर, है ना। तो जब तक आप ओपिनियन नहीं बना पाओगे, आंसर नहीं मिलेगा सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस बेसिस के रूप में मैं कंक्लूजन करूंगा कि नो डाउट द पेंटिंग्स डिड नॉट रिफ्लेक्ट एनी काइंड ऑफ मॉडर्न सेंस। अगर कंक्लूजन मुझे करना हो तो मैं क्या करूंगा सर, ठीक है, कंक्लूजन के अंदर मैं बताऊंगा कि मेसोलिथिक पेंटिंग डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ मॉडर्न सेंस, बट दे वर एडवांस इन देयर ओन टाइम सर, है ना। सबकी दोनों की टाइम एंड स्पेस डायमेंशन अलग अलग है सर, ठीक है। मेसोलिथिक पेंटिंग अपने टाइम एंड स्पेस के हिसाब से बहुत ही एडवांस देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। एंड दे गिव अस अ वेरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन about the cultural life, about the life of the Stone Age people, where we did not had any other source of history available. हमारे पास कोई इतिहास का स्रोत अवेलेबल था ही नहीं सिवाय के कुछ पत्थर और सिवाय के कुछ पेंटिंग्स। तो इसके लिए मैं इसको इतिहास का एक बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही मैं कहूंगा कि महत्व के स्रोत के रूप में मानूंगा सर, ठीक है। अब इतना मसाला ये तो कुछ ज्यादा है सर, ठीक है, 150-200 शब्दों के अंदर फ्रेम करना होगा, थोड़ा मुश्किल होगा पर आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आएगा, मैं ये कहूंगा कि वो आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर सर, ठीक है ना। आपको थोड़ा इसको ये रिफ्रेमिंग करने में, बट इफ यू रीड अराउंड 300-400 वर्ड्स और वी कैन से 500 वर्ड्स और 1000 वर्ड्स, आप उसमें से 10% एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। देखो ये रूल है ह्यूमन नेचर का, ये हमारे माइंड का सर, है ना। आप 1000 पेज पढ़ के जाते हो तो 100-200 पेज का रिटेन होता है, 20% 30%, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो वैसा ही यही कहानी है, ये आंसर से ये मैं आपके सामने हैंड्स ऑन करवा रहा हूं। अगर मैं कल कहीं और इसको करवा रहा हूं या दूसरी बैच में कर रहा हूं, उसमें एग्जाम्पल 19-20 होंगे, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो फ्रेम मैंने आपको बताई है सर, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा आज के आधुनिक समय के साथ, और मैं कहूंगा कि भाई मेसोलिथिक पेंटिंग भले आपको लगता है कि मॉडर्न के कंपेयर नहीं है, मैं भी मानता हूं कि कंपेयर नहीं है, बट ये समय और जगह के अनुरूप बहुत ही डिटेल्ड थे, जीवन को दर्शाते थे, और कोई और इतिहास के स्रोत की जगह हमको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं सर, ठीक है। तो इस प्रकार के आंसर बनाने से आपकी वो है ना, क्या कह सकते हैं कि तैयारी हो सकती है सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। आपको होपफुली चीजें समझ में आई होगी कि ऐसा सवाल भी बन सकता है, एंड इस प्रकार के सवाल को आप आंसर कर सकते हो। इसमें से काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि लोग रॉकेट आर्किटेक्चर पे चले गए थे। एक्चुअली रॉकेट आर्किटेक्चर मेसोलिथिक पीरियड में बनता ही नहीं है।
आप देखिए मीसोलिथिक रॉक कट केव्स हुआ करती थी और ये केव्स नेचुरल केव्स थी, इट वाज नॉट एन आर्टिफिशियल आर्किटेक्चर फॉर्म सर। स्थापत्य के रूप में मीसोलिथिक पीरियड में जो केव्स थी, भीमबेटका है, जोगीमड़ा के अंदर मिलती है, एमपी के अंदर 2-3 जगह के ऊपर आपको मिलेगी, बट दे वर नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिफिशियल केव क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, है ना। तो ये तो भाई इसमें तो मीसोलिथिक में जो मिलता है रॉक कट, उसमें तो वो पत्थर मिलते हैं माइक्रोलिथ। अच्छा, आपको लिखना है तो आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत माइक्रोलिथ्स के बारे में लिख सकते हो, यू कैन हाईलाइट द स्टोरी ऑफ माइक्रोलिथ्स एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो ये सवाल आया था, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट यूपीएससी हैड आस्क्ड रिलेटेड टू दी स्टोन एज सर, है ना। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टोन एज। मीसोलिथिक पीरियड से अभी तक एक ही सवाल आया है। अच्छा, बाय द वे मैं 2013 ऑनवर्ड से सवाल करा रहा हूँ, 2013 ऑनवर्ड से मैं आपको पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। तो 2013 के बाद से जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं, मौर्यस पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, इसके बाद वाले पीरियड में, आगे पीछे पीरियड के अंदर, मैं उसके रिलेटेड आपको सवाल करवा रहा हूँ सर, ठीक है ना। चलिए, तो एक तो ये सवाल आया था। अब थोड़ा यहां चले जाते हैं, इंडस सिविलाइजेशन। यहां से भी एक सवाल आया हुआ है, देयर वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंडस सिविलाइजेशन। मैं डिस्कस बहुत करूंगा सर, ठीक है ना। देखो, आई एम नॉट अ टीचर जो वो है ना कि स्क्रीन के लिखा हुआ आके पढ़ के चला जाए सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। माय मेन इंटेंशन इज टू हैव यू ब्रेनस्टॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आके पढ़ा के टाइप करके आऊँ और फट करके आपको है ना बता दूंगे ये ले, है ना, ये आंसर हो गया। देखो, एक होता है मॉडल आंसर। मॉडल आंसर खाली मॉडल रहता है। मॉडल आंसर कभी भी विद्यार्थी अपने जीवन के अंदर रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बनाया गया है इतिहास की किताबों को और सोर्सेस को खोल के सर, ठीक है। Modern answers are those answers which are actually framed out of the books, okay, है ना, by opening the books concerned। जो भी विषय होगा उसकी किताबों को खोल के बनाया गया है। So practically अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप उसको कभी आंसर नहीं कर पाओगे सर, ठीक है ना, मॉडल आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर आप इस प्रकार का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना तो जरूर से आप आंसर कर पाएंगे। खैर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडस सिविलाइजेशन से एक सवाल आया था, थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं, उसके ऊपर संवाद लेने की कोशिश करेंगे। 2014 में सवाल आया था सर, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल आया था कि टू व्हाट एक्सटेंट द अर्बन प्लानिंग एंड द कल्चर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन प्रोवाइड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन सर, ठीक है। और इसमें आपको डिस्कस पूछा गया है। अच्छा, मैं आपको सफिक्सेस भी बताता रहूंगा बाय द वे। जैसे क्रिटिकल इवैल्यूएशन आपको बोला गया है, कमेंट के ऊपर आपको ओपिनियन देना होता है सर। इस प्रकार के सवाल के अंदर यू आर सपोज टू गिव योर ओपिनियन। जब कमेंट्स आता है कंक्लूजन में आपका अच्छा ओपिनियन तगड़ा आना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी ओपिनियन बना के दिया, वैसा कुछ ओपिनियन के बारे में सोचिए। डिस्कशन इज कंपैरेटिवली इजी, मतलब इजी का मतलब है कि उसका थॉट प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया है सर, उसमें ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको लिखना है कि किस किस प्रकार से हमको मदद कर सकता है ना, इसके ऊपर चर्चा कीजिए सर, ठीक है। अब इसमें देखिए कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की। पहले हम लोग क्वेश्चन को तोड़ देते हैं और उसके बाद वी विल ट्राई टू सी कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कि टू व्हाट एक्सटेंट अर्बन प्लानिंग एंड द कल्चर सर, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन के सेंट्रिक सवाल पूछा गया है और ये बोल रहा है कि इंडस सिविलाइजेशन कैसे आज के आधुनिक भारत को, प्रेजेंट मतलब 2014 में पूछा गया है, पर मैं तो मान लेता हूं कि चलो 2022 के पर्सपेक्टिव में लिखना है। पूछा गया है 2014 में, पर हम लोग 2022 के पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं। इंडस सिविलाइजेशन के दो गुण हमको कैसे मदद कर सकते हैं। कौन सा गुण है? एक है अर्बन प्लानिंग, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। और दूसरा गुण क्या पूछा गया है भाई साहब, देखिए सर, है ना, द सेकंड पॉइंट दैट हैज बीन आस्क्ड टू यू इज रिगार्डिंग द कल्चर, है ना। देखो दूसरा शब्द बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आपको मिलेगा सर, कल्चर का पॉइंट ऑफ व्यू सर, ठीक है। ये कैसे हमको आधुनिक समय के साथ मदद कर सकते हैं सर, ठीक है। दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लो चार्ट समझ गए सर। डिमांड इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रेजेंट के साथ लिंकअप करना है, हाउ द अर्बन प्लानिंग एंड द कल्चर कैन लिंक सब, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। अब इसको थोड़ा हम इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखेंगे ही। इसका फॉर्मेट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि व्हेन वी राइट द आंसर सर, ठीक है, इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा पार्ट आएगा बॉडी का पार्ट, और तीसरा पार्ट कौन सा आएगा? कंक्लूजन का पार्ट। अच्छा, बाय द वे बच्चों को एक क्वेरी ये रहती है कि सर आंसर राइटिंग के समय क्या हमको हेडिंग देना है कि ये इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है। देखो, देयर इज नो नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ हेडिंग
व्हेन इट कम्स टू इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इफ यू वांट टू हाईलाइट समथिंग यू कैन गिव अ हेडिंग। आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये बॉडी का पार्ट है, आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन का पार्ट है, अब मैं कंक्लूजन शुरू कर रहा हूं, समझे कि नहीं समझे। हाँ, ये एग्जामिनर समझ जाते हैं अपने हिसाब से, अगर आप उस तरह से उसके फ्लो में मेंटेन करोगे। देखो आंसर्स के अंदर 3 चीजें हैं सर, ठीक है। कोई भी आंसर लिखते हो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत मैटर करती है। आप जो एनालिसिस करते हो उसको कैसे फैक्ट्स के साथ सब्सटेंशिएट करोगे सर, ठीक है, दैट ऑल्सो मैटर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तीसरा आता है द फ्लो ऑफ द आंसर, द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, द पॉइंट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे एंड द पॉइंट शुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ हैपहैज़र्ड वे। हैपहैज़र्ड वे का मतलब कि पहले उल्टा लिख दिया, फिर नीचे लिखा, फिर उल्टा, मतलब जैसे आप शुरू करिए, क्रोनोलॉजिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, है ना। आप इंडस सिविलाइजेशन में शुरू कर रहे हो तो एक एक करके टक 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 करके पॉइंट्स आने चाहिए। ऐसा नहीं कि डिक्लाइन पहले आ गया, ओरिजिन लास्ट में लिख दिया, बीच में कुछ पॉलिटिकल पॉइंट आपने अलग तरह से लिखने की कोशिश की सर, ठीक है ना। दैट शुड नॉट बी द केस व्हेन इट कम्स टू राइटिंग गुड आंसर सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको अगर आपको लिखना हो तो थोड़ा यहां से लिखते हैं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट से। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड लेट अस सी कि इंट्रो में क्या लिखेंगे सर, है ना। अब इस प्रकार के सवाल को हम लोग डिवाइड कर देंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे कि द इंडस सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। हम लोग लिख सकते हैं कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इट स्टार्टेड अराउंड 2600 BC and it came into decline around 1800 BC. It had a very wide range of urbanization covering an area of almost 8 lakh square kilometer in the northern and the western part of the country. आप अगर हो सकता है तो मैं कहूंगा कि एक छोटी स्टैंप लाइक इमेज भी ड्रॉ कर सकते हो कि इंडस सिविलाइजेशन कहां पे बन के आई थी सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब हमेशा याद रखिएगा कि टू राइट गुड आंसर्स, ओके, अच्छे आंसर लिखने के लिए हो सके उतना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करिए सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बड़े बड़े ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, but try to have a graphical representation, at least a map or some kind of a flow chart or some kind of a design element, so that it gives some kind of, we can say, aesthetic appearance to the answer as well sir, ठीक है ना। आप देखिए कि मैंने पिछले आंसर के अंदर भी आपको एक मैप टाइप ड्रॉ करके बताया था कि ये भीमबेटका है, फिर मैंने एक स्टिक लाइक इमेज भी बताई कि जो मेसोलिथिक आर्ट की खासियत थी सर, बाय द वे ये वारली पेंटिंग्स के अंदर आपको ऐसी ही दिखती है सर, ठीक है। इनफैक्ट मेसोलिथिक आर्ट और वारली आर्ट के बीच में बहुत सिमिलरिटी है, कभी बाद में बात करेंगे सर। खैर अभी आ जाते हैं 2 क्वेश्चंस तो कम से कम आज सॉल्व करें सर, ठीक है। तो आई विल ड्रॉ सम काइंड ऑफ अ मैपिंग, मैं कुछ मैप ड्रॉ कर दूंगा सर, ठीक है। मैं बताऊंगा कि ये कहां कहां पे था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। और मैं कहूंगा कि दिस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मैं ये क्या लिखूंगा कि दिस वाज अर्लीस्ट द अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड सर, ठीक है। उसके बाद सीधे सीधे मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा बॉडी के अंदर आके सर, ठीक है। फिर उसके अंदर ज्यादा इसके अंदर मैं खींचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहां से बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं सर, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार की हम लोग टेक्निक यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज 2 काइंड ऑफ टेक्निक्स। आइदर आई कैन राइट इन द पैराग्राफ फॉर्म, अगर मुझे लिखना है तो आई कैन राइट इन द पैराग्राफ फॉर्म, यही आंसर्स को मैं पैराग्राफ में, या मैं इसको एक टेबल फॉर्मेट में भी कर सकता हूं सर। लेट अस ट्राई एन इनोवेटिव फॉर्मेट सर, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको पैराग्राफ में लिखेंगे, इसको टेबलाइज कर सकते हैं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो मैं क्या लिखूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर का अर्बन प्लानिंग सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, मुझे कहां कहां हेल्प करेगा सर, ठीक है, आज के प्रेजेंट पर्सपेक्टिव के अंदर से सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा कि आज के आधुनिक समय में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स के अंतर्गत मैं लिखूंगा कि वेरी हाई पॉपुलेशन का एक प्रश्न है। वी विल फाइंड कि यहाँ पे सिटीज के अंदर फ्लडिंग का एक बहुत सारा प्रश्न है। भारत के अंदर हमको ये पता चल रहा है कि डेंसिटी रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं सर, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो फाइंड कि इसके कारण भारत के शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम हो रही है, भारत के शहरों में वाटर मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम हो रही है सर, ठीक है। और ये सब का जो आज के प्रॉब्लम्स है, उन सब का प्रॉब्लम्स इंडस के सिटीज के अंदर हमको उसका सॉल्यूशन मिलता है। समझ में आया कि नहीं है? मैंने प्रॉब्लम सेंट्रिक लिंक कर दिया। सो व्हाट आई डिड सर कि मैंने इसको इनपुट्स के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया कि इंडस सिविलाइजेशन की अंदर जो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हमको बेसिकली
जो आज के प्रेजेंट डे के जो प्रॉब्लम्स है वो हमको इंडस सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्यूशन में मदद कर सकते हैं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी विल सी कि इस बेसिस के रूप में मैं हाईलाइट कर दूंगा कि क्या क्या है और कैसे हेल्प करेंगे सर, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि इंडस सिविलाइजेशन के सिटीज में अर्बन प्लानिंग था। आज के प्रेजेंट डे सिटीज के अंदर बिकॉज हैपहैज़र्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो हैपहैज़र्ड अर्बनाइजेशन के अंदर वी विल फाइंड कि इंडस सिटीज हमको मदद करेंगे। जैसे कि ग्रिड प्लानिंग के थ्रू रास्तों को बेसिकली जब आप डिवाइड करते हो तो इससे दो फायदे होते हैं सर, ठीक है। एक तो आपके यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रॉब्लम्स और रेसिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल एरियाज और इंडस्ट्रियल एरियाज को आप डिवाइड कर सकते हो सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि शहरों के अंदर पॉल्यूशन की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब दूर की जा सकती है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, समझे कि नहीं समझे। तो हमने इंडस सिविलाइजेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको इस तरह से हाईलाइट करने की कोशिश की कि कैसे अर्बनाइजेशन आज का हैपहैज़र्ड हुआ है, बहुत सारी पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हाई पॉपुलेशन के सेटलमेंट के इश्यूज होते हैं, तो इंडस ने ये किया है सर, ठीक है। इंडस सिटीज के अंदर हमको पता चलता है कि शहर दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड था, एक सिटाडेल वाला पोर्शन था और एक लोअर ग्राउंड था सर, ठीक है। आज के शहरों के अंदर हमको ये पता चल रहा है कि बिकॉज मिक्स्ड लैंड यूज की प्रॉब्लम आपको मिलती है। मिक्स्ड लैंड यूज का मतलब क्या है सर, ठीक है, कि शहरों में नीचे दुकान ऊपर मकान चलता है, इसके कारण प्राइवेसी के इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे और आपको इश्यूज दिखेंगे, ट्रैफिक के इश्यूज दिखेंगे, वो सब चीजें आपको यहां से मिल जाएगी सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ये ग्रिड प्लानिंग के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि जब आप सोसाइटी को या टाउन को सेक्टर वाइज डिवाइड करते हो सर, ठीक है ना, ग्रिड प्लानिंग से फायदा क्या होता है, सेक्टर वाइज जब डिवीजन होता है तो इस बेसिस के रूप में आज की अर्बनाइजेशन में जो आपकी जोनिंग है वो अच्छी तरह से हो पाएगी सर, ठीक है। तो इंडस सिविलाइजेशन विल हेल्प इन द जोनिंग प्रॉब्लम, जोनिंग ऑफ द रेसिडेंशियल, कमर्शियल or the industrial areas in a very effective way. This will also lead to the easing of the traffic problems in the present day urbanization. आज के तारीख के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स अर्बनाइजेशन में क्या है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। आप देखिए कि आप सोचिए ना सर, आप यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट यू सी इन द प्रेजेंट एरा। आपको कम्यूट करने में कितना टाइम लगता है सर, ठीक है। यू विल फाइंड कि हाउ इट इज अ प्रॉब्लम इन कम्यूटिंग एज वेल। डे टू डे आप एक जगह से दूसरी जगह जब आपको ट्रैवल करना हो तो कम्यूटिंग में कितना टाइम लग जाता है सर, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन के शहर आपको इसमें भी सॉल्यूशन देंगे सर, है ना, ग्रिड पर्सपेक्टिव के अंदर से। तो पहला तो आप ग्रिड पर्सपेक्टिव प्लानिंग की बात लिख सकते हो सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सेकेंडली हम लिखेंगे पॉपुलेशन सेंट्रिक प्रॉब्लम सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब देखिए इंडस सिविलाइजेशन के शहरों के अंदर हाई डेंसिटी एरियाज रहा करते थे सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, और आज के शहरों में भी हाई पॉपुलेशन का सवाल है। तो इंडस सिविलाइजेशन के लोगों ने क्या किया कि हाई डेंसिटी एरिया को जो रेसिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट किया था वहां पे रो हाउसेस बनाने शुरू कर दिए थे सर। और इससे हमको ये पता चल रहा है कि शहरों की डिजाइन में बहुत सारी सिमिलरिटी आ गई, बहुत सारी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, और ये यूनिफॉर्मिटी के कारण हम लोग को ये पता चलता है कि हाउसिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया सर, ठीक है। आज भी हमको पता चलता है कि भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन को हाउसिंग का एक बहुत बड़ा अभाव मिलता है सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि ये पॉपुलेशन के पास घर नहीं है, घर है तो घर की डिजाइन्स बहुत अलग है, लोगों को पॉपुलेशन बढ़ रही है तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने की आवश्यकता है सर, ठीक है। यू माइट हैव सीन ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो उसमें भी इंडस सिविलाइजेशन हमको मदद करता है। क्यों? क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन के शहर में मोहनजोदड़ो जैसे शहर के अंदर आप कोट कर सकते हो कि हमको रो हाउसेस मिले हैं सर, ठीक है ना। एग्जाम्पल, इन मोहनजोदड़ो वी हैव फाउंड द रो हाउसेस एज वेल सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो दिस थिंग आल्सो हेल्प अस इन लिविंग एंड प्लानिंग अ सिटीज इन अ बेटर लेआउट सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तीसरा हमारे यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के शहरों के अंदर सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, हमारे घरों के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, हमारे नगरों के अंदर वाटर मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है। आप समझने की कोशिश करिए वाटर मैनेजमेंट मैं क्यों बता रहा हूँ सर, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो आज की तारीख में बहुत सारे जगहों के ऊपर दो चीजें आपको मिलती हैं, एक है अर्बन फ्लडिंग और दूसरा है पानी की किल्लत सर, ठीक है। भारत के कुछ शहरों में अर्बन फ्लडिंग के आपको केसेस देखने को मिलेंगे सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके,
सो यू विल फाइंड कि आज शहरों की हालत ये हो गई है कि वहां बहुत सारे ये क्या कह सकते हैं कि फ्लड आ रहे हैं, बहुत सारी जगह के ऊपर हमको पता चल रहा है कि बाढ़ बढ़ गए हैं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा हमको ये एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं कि कहीं कहीं पे ड्रॉट की सिचुएशन हो गई है। इंडस सिविलाइजेशन के शहरों के अंदर जो पानी का मैनेजमेंट था बहुत अच्छी तरह से किया गया था, और हम इसको बहुत कैटेगरिकली लिख सकते हैं कि the planning of the Indus cities and the urban planning was done in such way that the Hadappans were able to plan out the water aspect of the cities, sir, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो आप वाटर में लिख सकते हो कि इन्होंने वाटर का अच्छा यूज किया, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया। भारत के शहरों के अंदर आज की तारीख में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता है सर, ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलमोस्ट हर एक घर के अंदर, मोहनजोदड़ो के अंदर बहुत सारे घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मिलता है। क्या भारत आज की तारीख में हड़प्पा के नगरों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सीख सकता है कि नहीं सीखता है? डेफिनेटली सीख सकता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। देखिए बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं, मैं आपको चर्चा करवा रहा हूं, चिंता मत करिए। आपको लगेगा कि बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, बट इसको आप कंसाइज करोगे ना तो इनमें से आप 10, 20, 30% तक की रिटेनमेंट आपकी हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर ऑन दैट पॉइंट सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मैंने आपको बात की, इंडस सिविलाइजेशन के घरों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग था। क्या प्रेजेंट हाउसेस के अंदर हम लोग ये कर सकते हैं? जरूर से कर सकते हैं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने रिसाइकलिंग ऑफ वाटर किया था। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर का मतलब यह है कि इन्होंने जितना भी डोमेस्टिक वाटर था सर, ठीक है, ये डोमेस्टिक वाटर को, जो वेस्ट वाटर हुआ करता था उनके घरों के अंदर से सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, वो उन्होंने रिसाइकल किया था एग्रीकल्चर के अंदर सर, ठीक है। क्या भारत के अंदर आज की तारीख में इसको आवश्यकता है? मैं कहूंगा जरूर से आवश्यकता है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक ये भी एक इनका सिग्निफिकेंस पॉइंट आपको मिलेगा सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तीसरी पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि भारत के शहरों को फ्लडिंग बहुत होता है। इंडस सिविलाइजेशन के लोगों ने एम्बैंकमेंट्स क्रिएट किए थे। एम्बैंकमेंट्स का मतलब यह है कि नदियों के किनारों के ऊपर घर सीधा सीधा ना बनाते हुए आजू बाजू में दीवार बनाना, सो दैट पानी उफल के अंदर की शहरों की तरफ ना आ जाए सर, ठीक है। आज हमारे शहरों के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत मिल रहा है क्योंकि एम्बैंकमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट हड़प्पा के शहरों के अंदर ड्रेनेज लाइन्स आपको देखने को मिलती है, और ये ड्रेनेज लाइन्स इस तरह से हुआ करती थी कि ये रास्ते बनते समय ही इन्होंने बना दिया था सर, ठीक है। जब रोड बन रहा था तभी ड्रेनेज लाइंस को क्रिएट किया गया था। दिस थिंग शो अ विजन कि रोड्स एंड द ड्रेनेज लाइंस वर लेड टुगेदर सर, ठीक है ना। इन दोनों को साथ में लेड गया था, और इन दोनों को जब साथ में ले किया गया तो इससे एक फायदा ये होता है, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लेइंग ऑफ द ड्रेनेज लाइंस टुगेदर इज दिस दैट कि आपको विजन रहता है कि कितना पानी इनफैक्ट भविष्य, वरना आज की तारीख में हम करते क्या है, हम रास्ता बनाएंगे फिर पता चलेगा 5 साल के बाद कि इसमें गटर डालना भूल गए, या गटर को बहुत छोटी साइज में बना दिया, पॉपुलेशन बढ़ गई है तो अब उसके कारण हमको फिर से रास्ता को खोदना पड़ेगा सर, ठीक है ना। तो किसी शायर ने कहा है ना कि इधर खुदा है उधर खुदा है, इधर खुदा है उधर खुदा है, इधर खुदा है उधर खुदा है, जहां देखो वहां खुदा ही खुदा है सर, ठीक है। किसी शायर ने कहा है कि इधर खुदा है उधर खुदा है, इधर खुदा है उधर खुदा है, जहां देखो वहां खुदा ही खुदा है, जिधर नहीं खुदा है उधर कल खुद जाएगा सर। जहां नहीं खोदा गया है उसको कल खोद दिया जाएगा, कर्टसी और लोकल नगर पालिका। भारत के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको मिलता है। यू विल फाइंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इंडस सिविलाइजेशन से सीखिए कि कैसे ड्रेनेज लाइंस और रास्तों को दोनों को साथ में ले किया जाता है। इनफैक्ट इनकी ड्रेनेज लाइंस अगर आपको जानकारी होगी कि ग्रेविटी से चलती थी सर, है ना, वी विल सी द वाटर सप्लाई वाज बेस्ड ऑन द ग्रेविटी एंड दिस थिंग शोज कि ग्रेविटी फ्लो के कारण इनको कहीं पे पंपिंग की आवश्यकता नहीं थी। नॉर्मली हमको ये देखने को मिलता है कि जो पानी होता है आज की तारीख में शहरों के अंदर सर, ठीक है, ये शहरों के अंदर आपको पानी को लिफ्ट करना पड़ता है एक एरिया से दूसरे एरिया में भेजने के लिए, या ऊपर आपको क्या कह सकते हैं कि बड़ी टंकी बनवानी पड़ेगी सर, ठीक है। इन्होंने ये भी यूज किया है सर, ठीक है। तो बारिश के पानी का अच्छा उपयोग करना,
दे हैव यूज्ड अ वेरी गुड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर सर, ठीक है। वी विल ऑल्सो फाइंड कि इस बेसिस के रूप में इन्होंने ये भी ध्यान रखने की कोशिश की है कि रेन वाटर को अच्छी तरह से यूज करना, ड्रेनेज लाइंस को यूज करना। इनफैक्ट दी हड़प्पन कल्चर वाज सो एडवांस, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इन्होंने बाथरूम का उपयोग किया था और टॉयलेट्स का उपयोग किया था सर, ठीक है। आज के कल्चर में और आज के प्लानिंग के अंदर हमको ये देखने को मिलेगा, भारत तो स्वच्छ भारत की तरफ प्रयत्न कर रहा है। प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाटर के साथ साथ टॉयलेट मैनेजमेंट का है सर, ठीक है। हम मानते हैं कि भाई भारत खुले में शौच या खुले में जो शौच मुक्त अभियान जो भारत सरकार का चला था, स्वच्छ भारत अभियान, उसके अंदर के भी हमको रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। इंडस सिविलाइजेशन ने टॉयलेट्स बनाए थे घरों के अंदर सर, ठीक है। तो हम भी एक मैंडेटरी चीजें बना सकते हैं कि गवर्नमेंट जो आज की तारीख में प्रेजेंट में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन है उसमें भी इंडस सिविलाइजेशन से सीख सकती है। ये टॉयलेट्स और बाथरूम भी वाटर लिंक्ड हुआ करते थे, इसमें भी पानी की अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो वाटर मैनेजमेंट से बहुत सारी चीजें हम लोग हड़प्पन से सीख सकते हैं सर, ठीक है। तो एक वाटर मैनेजमेंट, फ्लडिंग हो गया, प्रॉब्लम्स, इसके अंदर आप वेस्ट मैनेजमेंट भी लिख सकते हो सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इंडस सिविलाइजेशन के लोगों ने जो रास्ते बनाए थे, खास करके जो सॉलिड वेस्ट इनके यहाँ पे शहरों के अंदर होता था, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया था सर, ठीक है। और इन्होंने जो रास्ते बनाए थे वो नॉर्थ साउथ ले किए थे, और इससे फायदा ये होता था कि जो विंड का डायरेक्शन है, ये विंड के डायरेक्शन के हिसाब से वी विल सी दैट द वेस्ट विल बी फ्लोइंग डाउन एंड इट विल बी कनेक्टेड बाय द पीपल ओवर देयर और द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स जो आपको यहां से मिलेंगे सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हड़प्पन से हम लोग अर्बनाइजेशन में सीख सकते हैं। अर्बनाइजेशन के सिवाय हम हड़प्पन से और क्या सीख सकते हैं कल्चरली? तो कल्चरली इनसे सीख सकते हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं सर, ठीक है, या हमारे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने जीवन को हाईलाइट करने की पर्सपेक्टिव में बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी कैसे लाना सर, ठीक है ना। अब देखिए कि यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है सर, ठीक है। कोई भी कल्चर को सरवाइव करने के लिए सर, है ना, उसमें यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी, स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिलेगा सर, ठीक है। हड़प्पन सभ्यता के अंदर हमको यूनिफॉर्मिटी मिलती है, स्टैंडर्डाइजेशन मिलते हैं, और इसके रूप में हम लोग कह सकते हैं कि इनके बीच में एकजुटता थी। देयर वाज सर्टेन काइंड ऑफ होमोजेनिटी बिटवीन द कल्चर्स ऑफ द इंडस सर, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो क्रिएटेड अ बिग इम्पैक्ट, इससे भी एक बहुत बड़ी असर हम लोग कह सकते हैं सर्वाइवल के लिए मिलती है। इससे एक कोहेजन आता है सर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को पता चलता है कि फ्रेटर्निटी डेवलप होती है सर, ठीक है। दी हड़प्पन्स वर दी वंस जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि रिक्रिएशन में बहुत सारी चीजों में मानते थे, और ये रिक्रिएशन में मानते थे, इसके लिए इन्होंने ग्रेट बाथ जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए। आपको भी पता है कि मोहनजोदड़ो के अंदर ग्रेट बाथ बनाया था, ये एक रिचुअल और रिक्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। इससे लोगों को एक प्रकार की सकारात्मक चीजें भी सीखने मिलती थी, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इनके कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन ऑल्सो हाईलाइट दिस पार्ट दैट दी हड़प्पन्स ऑल्सो बिलीव्ड इनटू हेल्थ एंड हाइजीन एज वेल सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर में हेल्थ एंड हाइजीन का पार्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो ग्रेट बाथ जैसे इंस्टीट्यूशंस आप बनाओ, रिक्रिएशन के लिए भी जरूरी है, लोग आएंगे, स्विमिंग करेंगे, उनकी एक पॉजिटिव ये कह सकते हैं कि फ्लो भी रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हाइजीन के पर्सपेक्टिव से भी सर, ठीक है। इनके कल्चर से हम लोग क्या सीख सकते हैं? और इनके कल्चर से हम लोग सीख सकते हैं वो है कि आप भविष्य के लिए प्लानिंग करो सर, ठीक है ना। आप देखिए कि फ्यूचर प्लानिंग का कितना इंपॉर्टेंस था, कि हड़प्पन्स को पता था कि भविष्य में खाने पीने की कमी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, शायद हो सकता है कि वहां पे इनफैक्ट, है ना, कल उठ के एग्रीकल्चर फेल हो गया तो हमको खाना नहीं मिला, तो हड़प्पन्स ने ग्रैनरीज का निर्माण किया था कि नहीं किया था सर, ठीक है ना। याद रखिए, ये ग्रैनरीज एक्चुअली फ्यूचर प्लानिंग को दर्शाती है। आज की प्रेजेंट डे हम लोगों को बहुत सारी चीजें सोचनी होती है, हम कभी कभी, है ना, ये एक प्रकार की जीवन जीते हैं, योलो के प्रकार की जीवन सर, है ना। हमको लगता है यू ओनली लिव वंस, एक ही बार जीना है, ऐश करो, उड़ाओ। हम लोग के अंदर कभी कभी एक फियर आ जाता है, फोमो फैक्टर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमको लगता है कि यार एक ही जीवन है, मिस आउट कर दिया,
उड़ाओ। अरे भाई सब उड़ाओगे तो फिर भविष्य के लिए क्या रखोगे, अपने संतानों के लिए क्या रखोगे, आगे वाली जनरेशन को चेहरा कैसे दिखाओगे कि हमने अर्थ था उसका अनर्थ कर दिया। तो हड़प्पन से ये सीखने की आवश्यकता है। दिस थिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम द हड़प्पन्स एज अ कल्चर, कि वी नीड टू प्लान फॉर द फ्यूचर, वी नीड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस। आज सब कुछ उड़ा दोगे, ये तो खाने का एग्जाम्पल था, बट इसमें आप दूसरी चीजें भी प्लान करके इंक्लूड कर सकते हो कि हड़प्पन हमको किस किस तरह से नॉलेज दे रहे हैं सर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो वी विल सी बहुत सारी चीजें हमको यहां से देखने को मिलती है। हमको इनसे डैम्स दिखते हैं, हमको अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, इसमें यूनिफॉर्मिटी इनटू ब्रिक्स देखने को मिलती है, टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। ओवरऑल मुझे ये मानना है कि इनके यहाँ पे जो प्रकार की कोहेजन थी, वो कोहेजन के कारण हड़प्पीय सभ्यता करीबन 800 साल तक सरवाइव हो पाई सर। ठीक, 800-900 साल तक एक कल्चर के रूप में ये बहुत ही इंटरडिपेंडेंट कल्चर थे सर। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हड़प्पा का मोहनजोदड़ो के साथ लिंकेज, मोहनजोदड़ो का राखी गढ़ी के साथ लिंकेज, वी विल फाइंड कि भारत के अलग अलग विस्तारों को एक साथ करना विथ अ फेडरल अप्रोच अलोंग विथ सम काइंड ऑफ डिग्री ऑफ रीजनल वेरिएशंस, इन सब से ये लोग अपने आप को अमर कर गए सर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि दे वर एबल टू लाइक नो, अपने आप को अमर कर देना का मतलब इमोर्टलाइज कर देना सर। ठीक है, and this is how we learn so many things from the Hadappans and the culture sir. ठीक है, getting my point. Okay, we see that they were people who enjoyed their life, who made sure that the life is reflected in a certain way sir. ठीक है, इनफैक्ट उनके कल्चर में उनके आर्ट फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं कि हड़प्पन्स अपने आप को बहुत ही एक्सप्रेस करते थे सर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन की आर्ट फॉर्म के अंदर हड़प्पा के द्वारा जो पेंटिंग्स बनते हैं, जो सील्स का निर्माण किया गया है सर। ठीक है, ये भी इनफैक्ट भारतीय समाज को आज की तारीख में कुछ ना कुछ एक मैसेज देता है कि आप इनफैक्ट आज के समय में रह रहे हो, पर आप भविष्य के बारे में भी सोचिए, पर आज के जीवन को भी आप डिस्कार्ड मत करिए, उसको भी साथ में आप एंजॉय करिए एंड यू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट सर। ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब प्रकार के बात आप हड़प्पा के कल्चर और हड़प्पा की प्लानिंग से सीख सकते हो। ब्रिक्स के बारे में आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर आपको लिखना है यूनिफॉर्मिटी में, ब्रिक्स के बारे में लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाना और इससे शहरों की बेसिकली हम लोग कहते हैं कि एक प्रकार की सिस्टम डेवलप करना, ये भी बहुत फायदे कारक थी। इनफैक्ट हड़प्पन है ना कल्चर के रूप में सस्टेनेबल कल्चर फॉलो करते थे। आप एक चीज लिख सकते हो, हड़प्पन बिलीव्स इनटू सस्टेनेबिलिटी सर। ठीक है ना, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है सर। ठीक है, आज की तारीख में हमारे आर्किटेक्चर की और हमारे प्लानिंग की प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? आज मैं घर बना रहा हूं, मैं तो नहीं पर मैंने लोगों को देखा है कि लोग घर बना रहे हैं तो इटालियन मार्बल उपयोग करेंगे। लोग घर बना रहे होते हैं तो कहीं बाहर से, विदेश से, मलेशिया के लकड़ा लेके आएंगे। बोले मैं घर बना रहा हूं, तो बोले घर बना रहे हो तो क्या कर रहे हो? बोले मैं मलेशिया से लकड़ा मंगवा रहा हूं, आई एम ब्रिंगिंग द वुड फ्रॉम मलेशिया। अरे मलेशिया से मंगवाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे देश में लकड़ा नहीं है, तुम्हारे लोकल एरिया में अवेलेबल नहीं है। हड़प्पन्स वर लोकली पीपल हु प्रोक्यूर्ड लोकल थिंग्स फॉर देयर ओन डेवलपमेंट सर, है ना। इन्होंने हो सके उतनी लोकल चीजों का उपयोग किया है सर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो लोकल मटेरियल्स का उपयोग करके अपने कल्चर्स को सर्वाइव किया है, फ्लरिश किया है और उसको आज की तारीख में इमॉर्टल किया है सर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ये चीज कल्चरली हमें सीखने की आवश्यकता है। वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम सर, है ना। आज का शहरीकरण, आज का अर्बनाइजेशन में जिस प्रकार से हम लोग जीवन जी रहे हैं, और हड़प्पन्स ने बेसिकली ये दिखाया है कि कैसे कॉम्पैक्ट पर्सपेक्टिव में हम लोग रह सकते हैं। पॉपुलेशन भले बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर पॉपुलेशन को आप हाई डेंसिटी को कॉम्पैक्ट जोन करके रहने की आवश्यकता है सर। ठीक है, हड़प्पन्स के शहर बहुत फैले हुए नहीं थे सर, आप समझने की कोशिश करिए। हड़प्पन सिटीज वर नॉट कॉम्पैक्ट, दे वर नॉट ऑर्गेनिकली वेरी स्प्रेड सिटीज, उतने फैले हुए शहर नहीं थे। हड़प्पा के शहर थे एक साइज में, आप समझने की कोशिश करोगे तो काफी कॉम्पैक्टनेस में मिलेंगे। ये कॉम्पैक्टनेस भी हमको दर्शाती है कि आज के शहरों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों को 25, 50, 100 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके अपने काम के ऊपर जाना होता है, उससे भी आपको सॉल्यूशन दिलाएंगे सर, है ना। तो ये सब प्रकार की चीज़ों को आप हड़प्पा के अंदर लिख सकते हो और फाइनली आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि
डेफिनेटली आज का अर्बनाइजेशन की चैलेंजेस बहुत है। अगर कंक्लूजन में आपको लिखना है तो क्या लिखोगे सर? ठीक है, द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन है सो मच ऑफ चैलेंजेस, वी नीड टू गो विद द टाइम। हम लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखेंगे दोस्तों? कंक्लूजन में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन इज वेरी डिफरेंट सर, है ना। इसकी चैलेंजेस बहुत सारी है, पॉपुलेशन 150 करोड़ हो गई है, सबको इकोनॉमिकली डाइवर्सिफाई करना है। हड़प्पीय कल्चर बहुत इकोनॉमिकली डाइवर्सिफाइड था सर, ठीक है, बट वी कैन लर्न मिनिमम थिंग्स। हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन हमको बेसिक सिखाता है, और इररिस्पेक्टिव आप प्रेजेंट डे में कितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज कर दो सर, ठीक है, बट इफ यू लर्न द बेसिक्स यू विल डेफिनेटली एक्चुअली फ्लरिश, यू विल प्रॉस्पर एंड यू विल मेक श्योर कि आपके शहरों का बहुत ही विकास होगा। इनफैक्ट इंक्लूसिविटी आएगी, क्योंकि वी विल फाइंड कि शहरों के अंदर ही इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। हड़प्पा के शहरों के अंदर भी इकोनॉमिक ग्रोथ और डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी थी, ये भी एक कल्चर के रूप में हमको सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार का मिक्स मैच मैं कह सकता हूँ कि एक आंसर करके उसको जवाब कर सकते हो सर, ठीक है ना, समझे। तो दो क्वेश्चन हमने आज चर्चा किए 2014 और 2015 के पेपर से। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको डिस्कशन सेंट्रिक लेके जाऊं रेदर देन गिविंग यू परफेक्ट टेक्स्ट बुक आंसर। वो कभी होगा नहीं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं हमेशा डिस्कशन सेंट्रिक टीचर रहा हूं। मेरा मानना है कि जितना हम लोग डिस्कस करेंगे, जितनी हम लोग संवाद करेंगे, उतने ही हमको बहुत सारी चीजें और भी सीखने को मिलेगी सर, ठीक है। तो आज हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, पहले एक यहाँ से किया है, दूसरा यहाँ से किया है। आज ये सेशन को यहाँ पे ब्रेक रखते हैं। ये सीरीज आपको कैसी लगी पहले मुझे ये बताइएगा, कि ये नया सीरीज शुरू किया है PYQ बेस्ड टॉपिक्स का। मैं 2013 से सेशन लेके आऊंगा सर, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए, आई ट्राई टू ब्रिंग इट एटलीस्ट मैं इसके ऊपर 5, 6, 7 सेशन ले लूँ। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और पूरा, मतलब पूरा जो मेंस के जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक आए हैं ना सर, ठीक है। मैं मेरा प्लान तो ये कर रहा हूँ कि पहले आर्ट एंड कल्चर, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सबके ऊपर से PYQ करवा दूंगा। तो ये PYQ से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सर, ठीक है ना। इंटेंशन ये नहीं है कि आपको आंसर पिरस के दे दूं कि ये लो बेटा, ये ले लो सर, है ना, ये टाइपिंग है, ये ले लो, इसको रट्टा मार देना। नो, इंटेंशन ये है कि ऐसे प्रकार के सवाल जो किताबों में नहीं है उसको कैसे आंसर करना है सर, ठीक है। तो एक छोटी सी मेरी एक पहल है, दिस इज अ स्मॉल, वी कैन से, आई कैन से दिस इज माई स्मॉल एफर्ट फॉर यू गाइज टू मेक यू aware about how to write answers. Answer writing is an art. This evolves with time. This improvises with continuous efforts and practices. Practice, practice and practice. टॉपिक खत्म हो उसके बाद प्रैक्टिस करिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बहुत फायदा भी होगा सर, ठीक है। तो आज इस सेशन को यहाँ पे हम लोग ब्रेक रखते हैं। अगर आप अनअकैडमी में जुड़ना चाहते हो, मेरे लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आइए, यू टेक दिस सब्सक्रिप्शन। इनफैक्ट मेरी हिस्ट्री की GS की बैच में अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ विथ एन हिस्ट्री ऑप्शनल बैच एज वेल। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, यू कैन यूज दिस कोड PN Live। आज आखिर का दिन है, इनफैक्ट आज हमारी ऑफर है वो खत्म हो रही है, अभी आपको काफी डिस्काउंट अवेलेबल है। यू कैन सेव अप टू 10,000 रुपीज एज वेल। इफ यू गॉट एनी क्वेरीज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एज वेल। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन आप पढ़ते रहिए, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, मुझे फॉलो करिए कम्युनिटी में। मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, लाइव क्लासेस अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे फ्री पे होते हैं, उसको भी जरूर से अटेंड करिए। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।